हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 हिंदी का। कोर आरोह बुक का नाम है एंड इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आत्म परिचय, और इसी का पाठ है एक गीत। यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ का सार: व्यक्ति के लिए समाज से निरपेक्ष एवं उदासीन रहना ना तो संभव है और ना ही उचित। मतलब कोई भी व्यक्ति है समाज से अगर अलग रहेगा तो वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही वो रह सकता है। ना तो ऐसा करना संभव है कि समाज से अलग रहकर वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और रह सकता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें हर किसी से ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी चप्पल टूट गई तो आप मोची के पास जाएंगे, कपड़े खरीदने हैं तो भी आप दुकान पर जाएंगे, कपड़े सिलवाने हैं तो भी आप दुकान पर जाएंगे, दर्जी के पास जाएंगे, तबीयत खराब हुई तो भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अपने व्यंग्य वाणों शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दें, पर दुनिया से कटकर व्यक्ति अपनी इच्छा अपनी पहचान नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने व्यंग्य मतलब बातों से या वाणों से कितना शासन प्रशासन जो होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, वो चाहे कितना भी हमें दुख दे, पर उनसे अलग रहकर हम अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। परिवेश ही व्यक्ति को बनाता है। परिवेश मतलब जहाँ पे वो रहता है वही व्यक्ति को बनाता है। उसी परिवेश में वो ढलता है, जहाँ पर वो रह रहा होता है उसी के हिसाब से वो उसमें ढल जाता है। इस कविता में कवि ने समाज एवं परिवेश से प्रेम एवं संघर्ष का संबंध निभाते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की बात की है। मतलब इस कविता में कवि ने ऐसा कहा है कि जो हमारा समाज होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, और जो हमारा परिवेश होता है, आसपास का वातावरण होता है, उससे हमें प्रेम करना चाहिए। और अगर संघर्ष मतलब कि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो उससे संघर्ष करना चाहिए और उसमें तालमेल बिठाना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। उससे अलग होने की बात नहीं करनी चाहिए। छायावादोत्तर गीति काव्य में प्रति कला का यह विरोधाभास दिखाई देता है। व्यक्ति और समाज का संबंध इसी प्रकार प्रेम और संघर्ष का है, जिसमें कवि आलोचना की परवाह न करते हुए संतुलन स्थापित करते हुए चलता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं और जो समाज है, उसका संबंध जो है वो कभी कभी तो प्रेम का रहेगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मोहल्ले में हमेशा प्रेम ही बना रहे, कभी कभी लड़ाई भी होगी, संघर्ष भी होगा। तो उसी की मतलब जो इन सब की परवाह किए बिना, कवि कहता है कि इन सब की परवाह किए बिना इसमें संतुलन बनाएं और अपना जीवन शानदार तरीके से जिएं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। पंक्ति के माध्यम से कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर जोर देता है। मतलब कि कवि कहता है कि अगर हमें सत्य को जानना है तो अपने अंदर का अहंकार, जो अपने अंदर का घमंड है, उसको ख़त्म कर दीजिए और जो नई सोच है, जो लोगों की सोच है, जो अच्छी सोच है, उसको अपनाइए। अगर आप अच्छी सोच अपनाते हैं तो उसमें ही आपको सत्य नज़र आएगा, तभी आप सत्य को पा सकते हैं। आगे है एक गीत। ये हम पाठ का सार पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ सार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता का नाम है। प्रस्तुत कविता में कवि बंधन कहते हैं कि समय बीतते जाने का एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कहते हैं कि जो समय है वो जल्दी जल्दी बीत रहा है, और जब वो बीत रहा है, जब हमें ये पता चलता है कि जो हमारा समय है वो बीत रहा है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, हम जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि हम उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, वरना जो समय है वो बीत जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा। मार्ग पर चलने वाला राही यह सोचकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है कि कहीं इस रास्ते में ही रात ना हो जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, उसके कहने का मतलब कि कवि के कहने का मतलब ये है कि किसी भी रास्ते पर जाता हुआ आदमी बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है, कि वो ये सोचता है कि अगर मैं जल्दी से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, अपने घर तक जहां वो जाना चाहता है नहीं पहुंचा, तो रास्ते में ही अगर रात हो गई तो मैं क्या करूँगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य में जो हासिल करना होता है, हम उसके लिए जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं। पक्षियों को भी दिन बीतने के साथ यह एहसास होता है कि उनके बच्चे कुछ पाने की आशा में घोंसलों से झांक रही हैं। यहाँ पे बच्चे आएगा, बच्चे नहीं आएगा, ठीक है। तो पक्षियों को भी जैसे दिन बीतने लगता है, शाम होने लगती है, तो उन्हें ये एहसास होता है कि जो उनके बच्चे हैं घोंसलों में, वो भी घोंसलों के बाहर झांक रहे होते हैं कि हमारी माँ आएंगी और हमारे लिए कुछ लेकर आएंगी, कुछ खाने को लाएंगी। यह सोचकर उनके पंखों में प्रति आ जाती है। मतलब कि उनके पंखों में थोड़ा सा दम आ जाता है, वो थोड़ा सा निकल के झांकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उड़ के अपनी माँ और अपने पिता को ढूंढ लाने की भी कोशिश करते हैं कि वे जल्दी से अपने लोगों से मिल सकें। कविता में आशावादी स्वर है। मतलब कि हमें कविता में आशा का भाव प्रकट किया गया है कि हमें किसी भी चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के लिए एक आशा लगाकर बैठनी चाहिए, और जो भी चीज़ आपको जीवन में प्राप्त करनी है उसके लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। आगे दिया है कि गंतव्य का स्मरण
पथी के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। मतलब कि हमें गंतव्य का स्मरण होता है कि जिस जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके बारे में अगर हम याद करें, अपनी मंजिल के बारे में। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अगर आप ये याद करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उससे क्या होगा कि आप उसके लिए जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे, आप उसके लिए जल्दी पढ़ाई करेंगे। तो वही यहाँ पे बात कही गई है। आशा की किरण जीवन की जड़ता को समाप्त कर देती है। आशा की किरण मतलब जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ की आशा करने लगते हैं, जीवन से निराश नहीं होते हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वो और जड़ पकड़ लेता है और मजबूत हो जाता है और हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो चलिए, ये इस गीत का सार यहीं तक था। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने 2 इतनी छोटी-छोटी और इतनी अच्छी कविताएँ पढ़ी। यहाँ पे इनका सार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।